देखिए, आवाज कट गई थी तो मैं बहुत कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन बात सही है। हैकाथॉन में जो बात हुई थी वो ये था कि दूर से आपको हैक हम भी करना आपको मिस कर रहे यही थे है। वैसे, आपकी जब फोन लाइन कट गई तब। ठीक, अब थोड़ा सा मैं बात ये नहीं है, बात ये है कि पूरे देश में बदलाव की बयार है। युवा रोजगार के लिए जो युवा पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहा था जी आर्मी की भर्ती के लिए, वो अग्निवीर के परवान चढ़ गई, उसके सपनों पे इस सरकार ने कुठाराघात कर दिया। जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, इस सरकार में इतनी लीक हुई, उसके सपने टूट गए। हाँ। इस वजह से वो युवा इनके खिलाफ है, वो युवा एकजुट हो रहा है विपक्ष के साथ। जी इको आने लगा फिर से। अब महिला मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की एक सीट नहीं जीतेंगे, ये बात मैं आपको कह रहा हूं। इस वजह से कि जिस मणिपुर में जिस निर्ममता से कारगिल के एक योद्धा की पत्नी के साथ ये सब हुआ, वो कभी कोई महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सोचिए, जिसने देश की सीमा को सुरक्षित किया हो, उसके परिवार के, उसकी बेटी को ऐसे किया जाता है और सरकार बचाए रखते हैं। अब तक ये किसी अन्य प्रदेश में हुआ होता, किसी विपक्षी दल की सरकार होती, तो अब तक यही मोदी जी रो रहे होते। और जो विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने बोला महिलाओं के लिए, उसको मंच से मुद्दा बनाया मोदी जी ने। आज उसी नीतीश जी के साथ गलबहियां है। इस वजह से मोदी जी पे जनता को भरोसा नहीं है। जनता को, जहां 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, 25 करोड़ लोगों को कांग्रेस की सरकार गरीबी रेखा से ऊपर लेके आई थी, आज इन्होंने 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए मोहताज बना दिया। जी आप कह रहे हैं, खुशहाली चाहती है, नौकरी चाहती है, रोजगार चाहती है, किसानों को एमएसपी चाहती है और लोकतंत्र में न्याय चाहती है। और ये सरकार न्याय नहीं, झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो ये खा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं ये मुद्दे इस बार, आप कह रहे हैं ये मुद्दे इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दंड साबित होंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ेंगे इन मुद्दों को लेकर। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसका संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी। विवेक जी, इस देश का चुनाव आयोग इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है और जिसमें 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। आप मुझे बता दीजिए कि अगर वो लोग उसमें कोई शंका व्यक्त करते हैं तो उस संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी शुचिता का विश्वास लोगों में बना रहे, वो ऐसा काम करे। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाएं, कोई बीमारी हो आपको और आप कोई डाउट करें तो डॉक्टर बोलते हैं आप खुद ही इलाज कर लो। आप मुझे बता दीजिए कि किसी राजनीतिक पार्टी में कौन हैकाथन का कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैकाथन को करेगा? ये तो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे वो करेंगे। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो कहती है हमारी हैक हो जाएगी? चुनाव आयोग की वेबसाइट भी हैक हो गई, पर दावा होता नहीं हैक होती, पर हो गई है। आप मुझे बता दीजिए दूसरा, बैंक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम बहुत हाई सिक्योरिटी फीचर यूज करते हैं, हमारे बैंक को कोई क्रैक नहीं कर सकता है। आए दिन फ्रॉड के केस आते हैं। तो जहां जहां तकनीकी का इस्तेमाल होता है, जितना में चुनाव आयोग में जो आपका ईवीएम मशीन यूज होती है, उसमें जो 3 पार्ट होते हैं, बैलेटिंग यूनिट होता है, आपका कंट्रोल यूनिट होता है, वीवीपैट होता है। तो अगर इसमें किसी को शंका हो रही है तो मुझे लगता है टेक्निकली इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। ऐसा हो सकता है जब आप यहां से बैठ के चंद्रयान को कनेक्ट कर सकते हैं तो ईवीएम मशीन में हेरफेर करना कौन सी बड़ी बात है? तो अगर ये आज जो हम कह रहे हैं हम 2047 में विकसित भारत बन जाएगा, जो देश विकसित हो चुके हैं वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं, तो क्या वो हमसे ज्यादा मूर्ख हैं? जब हम 2047 में जहां जाने की बात कर रहे हैं, वो जो पहुंच चुके हैं विकास की अंतिम सीमा में, विकसित देश हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। तो हमें कम से कम जिस देश की तरफ बनना है उसको तो देख ले क्या करवा रहा है। अगर आप खुद ही सब कुछ मान लेंगे तो मुझे लगता है वो गलत है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जब हर मुद्दे पे फेल होती है तो उसे कोई न कोई एक शगुफा चाहिए होता है। सीमा सुरक्षा पे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कायर हैं और बुजदिल आदमी, देशद्रोही भी हैं। उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया जो कि मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप सीमा सुरक्षा समझौता करेंगे तो देश का कोई भी नागरिक होगा उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगा और उसकी पीड़ा जाहिर हो सकती है। आज चाइना बॉर्डर पे गांव-गांव बसा दिया, लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं? ना कभी घुसा था, ना कभी घुसा है, ना कभी घुसेगा। इस तर्क से देश नहीं चलता है। अभी केंद्र सरकार ने 30 लाख नौकरियां खाली हैं, रेलवे को मिला करके, आर्मी को मिला करके, फिर भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हम रोजगार दे रहे हैं। मैं ईवीएम के मैटर पे जी धर्मेंद्र जी, अग्निवीर जी धर्मेंद्र जी, ईवीएम के मैटर पे आपने कहा कि नहीं, अग्निवीर की बात कही जल्दी से लास्ट
जल्दी से। एक लास्ट बात, एक लास्ट, बोलिए। अग्निवीर की भर्ती आपने निकाली 4 साल के लिए, खुद 73 साल के आप हो गए हैं, बोले भैया हम 2 बार प्रधानमंत्री रह ले, तीसरी बार और मौका दे दीजिए। अगर इस देश के युवा कह रहे हैं कि हमें परमानेंट नौकरी दीजिए, तो आप उन्हें 4 साल की नौकरी देंगे, उनमें शहादत हो गई, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, 4 साल के बाद वो युवा जाएगा कहाँ? तो अगर इस देश का युवा ही संतुष्ट नहीं होगा, युवाओं को ही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो विनीता जी ठीक है। विनीता जी, क्या इन मुद्दों को लेकर कोई चैलेंज आप देख रहे हैं इस बार के इलेक्शन में, जो जिन मुद्दों की बात यहाँ विपक्ष कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं? नहीं जी, बिल्कुल ये बेबुनियाद ये मुद्दे और जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो रियलिटी है, जो आप बोल रहे हो यूथ इज आई नो फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल गलत बात है। जो यूथ और महिलाएं हैं वही है जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है जो मोदी जी कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कीजिए आप, हम लोग अप्रेंटिसेस नहीं बनाना चाहते हमारे युवाओं को, हम चाहते हैं कि वो जॉब गिवर्स हो, जॉब सीकर्स नहीं हो। स्टार्टअप इकोसिस्टम, सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारी अभी भारत है, और यूनिकॉर्न्स जो सबसे 100 यूनिकॉर्न्स है अभी, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम, एमएसएमईज, इनकी बढ़ोतरी दे रही है। जी, मैंने आपके बातों पर दखलंदाजी नहीं की, आप भी प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आप प्लीज, आई नीड साइलेंस व्हेन आई स्पीक। मैंने आपकी बातों पे आई डिड नॉट इंटरफियर, आप प्लीज बात मत कीजिए। विनीता जी और धर्मेंद्र जी को स्पीक रखिए। विनीता जी की बात पूरी होने दीजिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आंकड़े बता रही है, स्टैटिस्टिक्स जो स्टैटिस्टिक्स बता रही है, जो स्टैटिस्टिक्स में बिलीव करोगे आप, या फिर आप कोई हाउस होल्ड सर्वे की बात बिलीव करोगे? जो स्टैटिस्टिक्स है, जो यूपीए सरकार में जो परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड थी, वो डेफिनेटली इट वाज हायर देन जो एनडीए सरकार में है। और जो हमारी जो जितनी हमने इनफॉर्मल लेबर को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की अपने स्कीम्स के जरिए, अपने जो लेबर ई पोर्टल, जो ई श्रम पोर्टल है लेबर मिनिस्ट्री के, पहले जो जब कांग्रेस सरकार हुई करती थी यूपीए सरकार में, 90% से ज्यादा इकोनॉमी हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी थी। उस बात पे किसी ने गौर नहीं किया। मोदी जी ने आप अपनी चीजों को लेकर जनता के बीच जा रही है, विपक्ष अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। बहुत दिन का वक्त बचा नहीं है, और जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत भी है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, 4 जून की तारीख सब तय कर देगी विपक्ष के दावे में कितना दम है या फिर सरकार के काम में कितना दम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ये काफी अच्छा फ्रेज आपने दिया विनीता जी कि भाई दिल्ली में 7-7 और बाकी राज्यों में कल की बात। प्रेम कुमार जी, क्या सिचुएशन है? मैं एक सेकंड, धर्मेंद्र जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। उसके बाद वैभव जी का रुक करूंगा, क्योंकि वैभव जी काफी देर से बात करना चाह रहे थे, वैभव जी का फोन भी कट गया था। प्रेम कुमार जी, दिल्ली में 7-7 और बाकी जगहों पर कल की बात, ये बड़ा अच्छा फ्रेज उन्होंने दिया विनीता जी ने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, विपक्ष क्या सिर्फ हिट एंड रन करता है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है इस वक्त पैनल पे? प्रेम कुमार जी, किसी भी मैटर को लेकर हो, ईवीएम सबसे पहला उस पर, क्योंकि जनरल इलेक्शन आए तो ईवीएम पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए, ईवीएम को हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज की प्रवक्ता के रिएक्शन को लेकर के देखते हैं, लेकिन ईवीएम का सवाल आम जनता का सवाल है। और ये सवाल जो कोर्ट में मामले गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लेकर नहीं गई है, आम सिविलियंस गए हैं। और जो अभी बात हो रही थी कि कल सुनवाई है, नहीं, ये सुनवाई जारी है। 16 तारीख को सुनवाई हो, आज 17 को छुट्टी है, अब 18 को फिर सुनवाई होगी ईवीएम को लेकर के। उसके तो इस तरीके से सवाल क्यों उठे? बीते समय में 5 राज्यों में जब चुनाव हुए, बैलेट पेपर की गिनती हुई तो कांग्रेस आगे थी, और ईवीएम से गिनती हुई तो बीजेपी आगे हो गई। उसके बाद से ये सवाल गंभीर हुए। और ईवीएम का मतलब सिर्फ ईवीएम नहीं है, ईवीएम का लगातार विकास हुआ है, उसमें वीवीपैट आए हैं, और वीवीपैट आए हैं तो शंकाओं को दूर करने के लिए वीवीपैट आए। आज मांग हो रही कि वीवीपैट पर जब हम खर्च कर रहे हैं 5,000 करोड़ और इनेबल्ड है, हर ईवीएम में लग सकता है, तो सब में क्यों नहीं लगे वीवीपैट? वो सवाल है। हम खर्च भी कर रहे हैं, हमारे पास क्षमता भी है, और एक एम्प्लॉय एक्स्ट्रा नहीं लगेगा अगर आप वीवीपैट से को 100% लगा देते हैं तब। तो 60-70 करोड़ वोटों की गिनती वीवीपैट से करा पाना, आप इसको फिजिबल मानते हो? उसके पीछे जो खर्च होगा वो पैसा, वो नहीं, वो भी पहले बात तो समझिए, उसका भी हाँ बताइए। पहले बात तो समझिए। अब मैं जो समझ लीजिए, जैसे अभी जो उदाहरण के तौर पर, सैंपल के तौर पर, हर कंस्टिट्यूएंसी में जो 5 ईवीएम की गिनती होती है, तो उसमें एक भी एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ता है एक्स्ट्रा, जितना है उसी में हो जाता है मिलान, गिनती नहीं मिलान।
तो 100% मिलान भी बिना हायर किए हुए हो सकता है। एक तो ये मजबूत तर्क है। तो इस सब पर विचार हो रहा है। मैं यहाँ सारे तर्क नहीं रखना चाहता, लेकिन ये विचार हो रहा है तो अदालत विचार कर रही, शुबहा है तब तो विचार हो रहे हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 2004 में भी शुबहा रही होगी, 14 में भी करके बोले ये जनता का सवाल, ये पार्टी का सवाल नहीं है। नहीं तो प्रेम कुमार जी 2004 में शुबहा क्यों नहीं हुई, 2009 में शुबहा क्यों नहीं हुई? इससे पहले जब आप तेलंगाना जीते इस साल तो शुबहा नहीं हुई। मैंने आपको पहले सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए प्रेम कुमार जी। आप तेलंगाना जीते तो शुबहा नहीं हुई, आप कर्नाटक जीते तो शुबहा नहीं हुई, हिमाचल जीते शुबहा नहीं होती, राजस्थान जीते शुबहा नहीं होती, छत्तीसगढ़ जीते शुबहा नहीं होती है। इसके अलावा साउथ में आप अपने अलायंसेज के साथ जीते शुबहा नहीं होती। आपको शुबहा वहां पता चल जाता है जी, आपको शुबहा वहां होती है जहां विपक्ष की हार होती है। तो मैं देखिए मैं इस बात का पक्षधर हमेशा से रहा हूं कि बात बैलेंस होनी चाहिए, इधर उधर की नहीं होनी चाहिए, बात बैलेंस होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं शुबहा दोनों तरफ होनी चाहिए, फिर अगर है तो फिर दोनों तरफ है, वरना कहीं नहीं है। प्रेम कुमार जी, इसके बाद में धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। कह रहा हूं कि ईवीएम का सवाल आम जनता का सवाल है। मैं वोटर हूं, मेरा वोट मैंने इसको जहां दिया है वहां गया है कि नहीं, ये जानने का समझने का हमारा हक है। और ये पॉलिटिकल पार्टी कौन जीतती है कौन हारती है, कौन कॉम्प्रोमाइज करके चुप रहती है, किसको बोलने से फायदा होता है नुकसान होता है, इससे कोई संबंध नहीं है। और आप सवाल पूछते रहिए पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से मैं थोड़ी सवाल पूछ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, इलेक्शन कमीशन ने हैकेथॉन के लिए बुलाया था, इलेक्शन कमीशन के हैकेथॉन में कितनी पार्टियां पहुंची थी, आप मुझे बताइए ना। आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं था। अभी अदालत, फिर सुनिए, हैकेथॉन की जब आप बात करेंगे ना तो अननेसेसरी ये होगा। हैकेथॉन में आपने ईवीएम को छूने ही नहीं दिया भाई। अरे आप गए कहां पे? गया ही कौन, ये तो बताइए ना। छूने ना छूने की बात तो दूर है, कितनी कौन सी पार्टी गई? मुझे 5 पार्टियों के नाम लिख के दीजिए कि हैकेथॉन में हिस्सा लेने के लिए गए थे लोग। जब छूने ही नहीं देंगे तो क्यों जाएंगे? अरे छूने ही नहीं देंगे तो क्यों जाएंगे? गजब का तर्क है, तो देना पड़ेगा ना। ठीक, वो अलग सवाल है। अब इलेक्शन कमीशन आपको इस बात पे कोई नोटिस कर दे तो फिर आप समझिएगा मेरे से कोई लेन देन। अदालत सुन रही है इस मामले को। मैं वही बात कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि छूने नहीं दिया गया, वो इलेक्शन कमीशन जाने और आप जाने, आपका जवाब जाने। वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसका धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। वैभव जी आपका जवाब।